हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप लोग हिंदी का पेपर उठाकर देख लीजिए, वर्णमाला से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इस एक ही वीडियो में वर्णमाला से संबंधित सब कुछ क्लियर किया गया है। इसके बाद आपको वर्णमाला कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वर्णों की माला। वर्णों की माला को कहते हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा राम, तो इसमें जो वर्ण होगा, इसमें देखिए रा है, उसके बाद आ है और उसके बाद माँ है और उसके बाद फिर आ है। जब इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये जो एक एक वर्ण आ रहे हैं तो इनको हम कहेंगे वर्ण। आगे देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वही चीज़ देखिए जो बताया, वर्णों की माला। और जब इन्हीं वर्णों का, जो अभी वर्ण आपको बताए गए ऊपर, इन्हीं वर्णों का व्यवस्थित समूह रखा जाएगा तो उसको कह देंगे वर्णमाला। हिंदी में अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग संख्याएं मिलेंगी वर्णमाला की। कहीं पर 52 मिलेगी, कहीं पर 47 मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वह होती है 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। अंग आह को स्वरों में नहीं गिना जाता, वह अयोगवा होते हैं। और कभी कभी जैसे पूछ भी लेता है तो अयोगवा सहित तो 13 माने जाते हैं, लेकिन मूलतः स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 11। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 11 लावा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छात्रा ज्ञा स्रा। 2 आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन को विदेशी व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन से यहाँ पर दिए भी गए हैं देखिए, जा और फा। आगे इनको सभी को डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर बड़ा बड़ा देख लीजिए। आगे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से लेकर माँ तक, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा हा, तीनों सा होते हैं और इसमें ऊष्म व्यंजन में हा आते हैं। आगे सभी को डिटेल से बताएंगे किस आधार पर इनको ये नाम दिया गया है। आगे देखिए 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और डा और ढा, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, वो वाले डा और ढा। तो यहाँ से क्लियर हुए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। इन सभी को जब जोड़ लेंगे आप लोग तो कुल आ जाएंगे 52 वर्ण। अब आगे देखते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के। एक तो हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजन। आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान भी आगे देखेंगे हम। तो यहाँ से वर्ण 2 प्रकार के हुए, स्वर और व्यंजन, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम स्वर क्या होते हैं। स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया भी है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। लेकिन यदि अंग और आहा ये दोनों होते हैं अयोगवाह, इनको भी शामिल कर दिया जाए तो स्वरों की संख्या होती है 13। एग्जाम में कभी आए मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को लगाना है कि 11 होती है। आगे देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, स्वरों को जो बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन यहाँ पे कई सारे भाग आपको बताएंगे कई आधार पर, जैसे उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ऐसे ही कई प्रकार बताए जाएंगे। किसी न किसी से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन्हें सभी को अच्छे से समझिएगा। तो जैसे फर्स्ट हम देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हो गया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व मतलब जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे। जैसे कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री सब छोटे वाले जो हो गए वह किस में आ गए? ह्रस्व स्वर। और नेक्स्ट देखेंगे दीर्घ स्वर होता है।
दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व मतलब कम समय लगे और दीर्घ स्वर मतलब जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे। अब इसमें जैसे हो गए बड़ा, बड़ाई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सभी आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। तो ये जो उदाहरण दिए हैं इनको भी अच्छे से समझते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए होता है प्लुत स्वर। 3 प्रकार के बताए गए उच्चारण या मात्रा के आधार पर, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व और दीर्घ कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर देखिए होता है जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ओम, ओम में काफ़ी देर तक ओम उच्चारण होता है, उसके बाद माँ आता है, तो उसी को कहते हैं प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है इनमें प्लुत स्वर में, इनमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे हमने ओम बोला, राम बोला, तो ऐसे जैसे देखिए उदाहरण में दिखाया गया है, रा का राम का उच्चारण या ओम का जब उच्चारण करते हैं या किसी को पुकारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये तीनों प्रकार कंप्लीट हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको देख लीजिएगा। इनके उदाहरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें, ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 भागों में बांटा गया है। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे छोटी, बड़ी, ए। बोलिए इनको, जब आप लोग बोलेंगे तो जीभ का जो अग्र वाला भाग होगा वह इनमें काम करेगा, तो ये होते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वह होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में यहाँ पर देखिए एक ही दिया गया है, जैसे छोटा आ बोलेंगे तो समझ में आएगा। पश्च स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता है, बहुत ईजी है। आगे का भाग अग्र स्वर, मध्य भाग मध्य स्वर, पीछे का भाग कार्य करता है पश्च स्वर। परिभाषाएं तो बहुत ईजी हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण में ध्यान देना है। एग्जाम में पूछेगा निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है, ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर छोटी, बड़ी, ए अग्र स्वर होते हैं, छोटा आ मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होते हैं बड़ा, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ये यहाँ से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो यहाँ पर देखिए 4 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। इसमें भी देखिए एग्जाम में यही पूछता है कि निम्न में से अर्धसंवृत कौन सा है, अर्धविव्रत कौन सा है। तो यहाँ पर हम इनको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विव्रत कौन सा होता है, मुख विवर खुलने के आधार पर है। तो विव्रत मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा पूरा खुलता है उनको क्या कहते हैं, विव्रत कहते हैं। जैसे बड़ा आ, जब लोग आ बोलेंगे तो उसमें से आपका मुख द्वार पूरा खुलेगा। आ बोल के देखिए तो उसको कहते हैं विव्रत। विव्रत मतलब मुख द्वार पूरा खुले। अब जैसे आ जाएंगे अर्धविव्रत में, तो विव्रत तो हुआ मुख द्वार पूरा खुलने पर, तो अर्धविव्रत में आ जाएगा मुख द्वार आधा खुलने पर। तो यहाँ पे उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से आएंगे अर्धविव्रत में, छोटा आ, ए, ओ, आ। अब इनका उच्चारण जब आप करेंगे आ, ए, ओ, आ, इनका जब उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख द्वार होगा वह पूरा एकदम से नहीं खुलेगा, आ जैसे नहीं खुलेगा, उससे थोड़ा कम खुलेगा, तो इसीलिए इनको कहते हैं अर्धविव्रत। अब नेक्स्ट देखेंगे संवृत क्या होता है। विव्रत मतलब मुख द्वार खुलना और संवृत मतलब जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। क्या रहता है इसमें, बंद रहता है, और विव्रत में खुला रहता है। अब उदाहरण देखते हैं इसके, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसको आप लोग जब उच्चारण करेंगे ई, ऊ, तो इसमें जो आपका मुख द्वार होगा वह लगभग बंद रहेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम बंद ही रहेगा बिल्कुल, लेकिन वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बंद रहेगा। तो ये हो जाते हैं संवृत। ऐसे ही अर्धसंवृत होंगे जिनमें उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। तो यहाँ पर देखिए आधा बंद रहता है और लगभग संवृत में लगभग पूरा बंद रहता है और अर्धसंवृत में लगभग आधा बंद रहता है। तो अर्धसंवृत के अंतर्गत आ जाते हैं ए और ओ। क्लियर हो गया, ये चारों क्लियर हुए, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रकार ओंठों की स्थिति के आधार पर। स्वरों को कई भागों में बांटा गया, जैसे अभी आपको पीछे बताया भी गया। तो अब आगे देखेंगे ओंठों की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक व्रतमुखी, एक अव्रतमुखी, एक व्रतमुखी।
तो यहाँ पर देखिए जो अवृतमुखी होते हैं उनके उच्चारण में ओंठ जो होते हैं वह गोलाकार नहीं होते हैं। अवृतमुखी मतलब गोलाकार नहीं होना, और व्रतमुखी जो होते हैं उनके उच्चारण में ओंठ जो होते हैं वह गोलाकार हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, अवृतमुखी जो हैं आ ई ए ऐ, ओंठ देखिए आप लोग बोलते समय गोल नहीं होंगे, लेकिन जब आप व्रतमुखी वाले बोलेंगे ऊ ओ आओ, तो आपके जो ओंठ होंगे वह गोल गोल, मतलब बोलते समय उसमें एक गोला बन जाएगा। तो ये देखिए ये भी कंप्लीट हुआ। अवृतमुखी और व्रतमुखी बहुत ही ईजी है। अवृतमुखी में गोलाकार नहीं होना, आ लग गया इसलिए अवृतमुखी मतलब व्रत नहीं बन रहा, और व्रतमुखी में मतलब व्रत बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर प्रकार। अब यहाँ पर देखिए हवा नाक या मुंह से निकलती है, जैसे अनुनासिक और निरानुनासिक होते हैं जो, तो इसमें रखे गए हैं। इसके आधार पर दो प्रकार होते हैं, निरानुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो निरानुनासिक वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी आदि। इन वर्डों को जब आप बोलेंगे तो केवल मुंह से बोलेंगे। तो जब केवल मुंह से हवा निकले तो वह हो जाते हैं निरानुनासिक। और अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो वो कहलाते हैं अनुनासिक। जैसे ये देखिए बिंदी लगी होती है। अनुनासिक जो होते हैं आ ई आदि, इनका जब उच्चारण करेंगे आप लोग तो आपके जो हवा होगी वह मुंह से तो निकलेगी ही, साथ साथ नाक से भी निकलेगी, तो ये कहलाते हैं अनुनासिक। और जिनमें नाक से नहीं निकलती वह कहलाते हैं निरअनुनासिक, मतलब नाक से नहीं निकलती। नेक्स्ट देखेंगे घोषत्व के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जाम्स में पूछ लेता है कि स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं या अघोष होते हैं। घोष का अर्थ होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन, मतलब वाइब्रेशन के साथ किसी वर्ड का आना, जब हम बोले तो वाइब्रेट होकर वो वर्ड निकले, तो घोष का मतलब ये होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि घोष स्वर क्या है, घोष हैं या अघोष हैं। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, घोष और अघोष। तो यहाँ पर देखिए घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। बताया गया भी कि वाइब्रेशन मतलब वर्ड को बोलते समय वाइब्रेशन आना। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको याद ये रखना है कि सभी स्वर जो होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए ओ, ये सभी जो स्वर होते हैं ये कैसी ध्वनियाँ होती हैं? सघोष ध्वनियाँ होती हैं। और सघोष ध्वनियाँ होती क्या है? स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष होता है, और जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता तो अघोष होता है। तो ये जो स्वर होते हैं ये सभी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। स्वर जो होते हैं सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, मतलब इनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो यहाँ से देखिए स्वर ये जो हुए ये कंप्लीट हुए। अब आगे देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन को भी कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन होता क्या है। स्वर तो हमने पढ़ा था कि स्वर वह होते हैं जो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यदि द्विगुण व्यंजन डा और ढा को जोड़ देने पर व्यंजन की संख्या 35 हो जाती है। मूलतः व्यंजन जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, ढाड़ा, ता, था, दा, धना, पा, फा, बा, भा, मा, यार अलावा, सा, सा, हा, छात्र, ज्ञा। तो मूलतः अगर इनको लिया जाएगा तो जितने मैंने आपको बता दिए ये कुल मिलाकर 33 होते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यंजन और भी होते हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन। तो यहाँ पर अगर द्विगुण व्यंजन को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 35। और बाकी और भी जैसे हुए आगत व्यंजन, इनको मिला दिया जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 37। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग, जैसे अभी हमने आपको बताया अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। तो मूलतः अगर व्यंजनों की संख्या लेंगे तो 33 होती है। और उसमें जैसे अब इसमें कौन कौन से नहीं जोड़े गए, जैसे संयुक्त व्यंजन नहीं जोड़े गए। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं जोड़े गए। और आगत व्यंजन जो दो भी ऊपर बताए गए थे, जा और फा, वो भी नहीं जोड़े गए। तो ऐसे जब इनको सबको जोड़ देते हैं तो कुल 41 हो जाते हैं। और जो कुल वर्णों की संख्या आपको बताई गई थी उसमें व्यंजन 41 और स्वर 11 थे। तो आगे देखेंगे स्पर्श व्यंजन। अब व्यंजनों के भी कई भाग हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ,
तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। तो अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जब हम किन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा निकले वह किसी न किसी स्थान को टच करके निकले, छू कर निकले या स्पर्श करके निकले। तो जब स्पर्श करके निकलती है तो उन्हीं को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है 25। यहाँ पर इनको वर्गों में बांटा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, और आगे देखते हैं टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है वह ये होता है कि यहाँ पर उच्चारण स्थान पहुँचता है। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आप याद रखिएगा। का, चा, टा, ता, पा, इसको ऐसे याद रखिएगा। 25 होते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान हम इनका समझते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले कोई वर्ड बोलता है तो व्यक्ति, जैसे का वर्ग का कोई वर्ड बोला तो जब वो उच्चारण करता है तो वह उसके आवाज़ जो होती है वह कंठ से निकलती है। तो ये जो का वर्ग के वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उच्चारण करिए आप, का, खा, गा, घा, जो ये वर्ण निकलते हैं वह कंठ से स्पर्श करके निकलते हैं, ना ये जीभ को स्पर्श करते, ना दंत को, ना मूर्धा को। तो ये जो होते हैं वह कंठ को स्पर्श करते हैं। आप लोग उच्चारण करके देखिए तो समझ आएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, का वर्ग कंठ होता है। नेक्स्ट है चा वर्ग। अब चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, जब कंठ के बाद चा वर्ग आएगा तो चा वर्ग का उच्चारण करते समय जो हवा होगी वह तालु को स्पर्श करती है। जैसे व्यक्ति का यह मुंह है और ये ऊपर होता है तालु। बोलिए चा, छा, जा, झा, इया। इन वर्डों को बोलते समय जो वायु होती है वह किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। तो इसीलिए चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है तालु। तो का वर्ग का हो गया कंठ और चा वर्ग का हो गया तालु। अब नेक्स्ट देखेंगे टा वर्ग। तालु के बाद कहाँ पे आते हैं? मूर्धा पे। ये जो हमारी जिह्वा होती है यहाँ पे, तो सबसे पहले कंठ को स्पर्श किया का वर्ग में, फिर चा वर्ग में तालु को, उसके बाद टा वर्ग के जब उच्चारण करेंगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो ये जो जिह्वा होती है ये घूम कर यहाँ स्पर्श करती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ पर टा वर्ग में आ जाते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो यह मूर्धा को स्पर्श करेगी, जिह्वा होगी घूम कर यहाँ पर इसको टच करेगी। तो इसीलिए इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा कह देते हैं। नेक्स्ट है ता वर्ग। मूर्धा के बाद आते हैं ता वर्ग में। ता वर्ग का जब उच्चारण स्थान करेंगे जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो ये जो वायु होगी वह दांतों को टच करेगी। आप लोग वह बोल के देखिए, तो जो वायु होगी वह दांतों को टच करेगी, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाता है दंत। ऐसे ही पावर्ग के वर्णों का जब उच्चारण करेंगे पा, फा, बा, भा, मा, प्रत्येक में देखिए दोनों ओंठ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यह ओंठ को टच करता है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। तो ये देखिए यहाँ से क्लियर हुआ। का वर्ग का हो गया कंठ, चा वर्ग का हो गया तालु, और टा वर्ग का हो गया मूर्धा, और ता वर्ग का हो गया दंत, पा वर्ग का हो गया ओष्ठ। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट क्लियर हुए। याद रखिएगा, इनको क्रम वाइज याद रखिएगा। अपने ऊपर डाल के पहले कंठ को टच किया, उसके बाद तालु को, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद सबसे लास्ट में ओंठ आ गया। नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर, कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। अब एग्जाम में ये पूछ चुका है कि स्पर्श संघर्षी कौन से वर्ग को माना जाता है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ऊष्म व्यंजन। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऊष्म व्यंजन को माना जाता है या चा वर्ग को। तो याद रखिएगा, स्पर्श संघर्षी जो माना जाता है वह माना जाता है चा वर्ग को, और वो जो संघर्षी या ऊष्म संघर्षी वो ऊष्म व्यंजन को माने जाते हैं। आगे देखेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं। तो देखेंगे घोषत्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है दो भागों में किया गया है। फर्स्ट है अघोष और सेकंड है घोष या सघोष। तो सबसे पहले देखेंगे अघोष क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उनको अघोष कहते हैं। जैसे अभी ऊपर स्वरों में बताया गया था, तो वहाँ पे तो सभी स्वर सघोष होते थे, तो वहाँ पे कंपन होता था, लेकिन यहाँ पे अघोष भी होते हैं और सघोष भी होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या वाइब्रेशन नहीं होता है तो उनको कहते हैं अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कहलाता है अघोष। देखते हैं जैसे यहाँ पे वर्णमाला में
जब आप लोग का और खा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। का और खा जो होंगे वह अघोष होंगे। चा छा अघोष हैं, टा ठा अघोष हैं, ता था भी अघोष है और पा फा भी अघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हो गया अघोष। और ऐसे ही सघोष होता है कि जब वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो वहाँ पर उसमें आ जाएंगे गा, घा और अंगा, जा झा इया। ये इधर वाले तीनों, लास्ट वाले तीनों सभी के आ जाएंगे सघोष के अंतर्गत। सघोष को घोष भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन कहलाता है सघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा। 345 सघोष का कोड याद रख लीजिए, और 1 और 2 अघोष का कोड है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कंप्लीट हुआ अघोष और सघोष। अघोष होता है पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब नेक्स्ट देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके आधार पर भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? अब देखिए प्राण क्या होता है। प्राण पहले समझ लीजिए। प्राण मतलब हुआ हवा से है। प्राण का जो मतलब होता है वह हवा से है। तो अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण मतलब जिसमें कम हवा निकले, और महाप्राण मतलब जिसमें ज़्यादा हवा निकले। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वह होते हैं अल्प प्राण। वर्ण से समझिए, प्राण मतलब हवा हो गई, तो अल्प मतलब कम जिसमें निकले हवा, और महा मतलब ज़्यादा जिसमें निकले हवा। तो यहाँ पर जो अल्प प्राण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा व्यंजन होता है। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन 1, 3 और 5। इसका भी कोड याद रख लीजिए, 135 या 135। ऐसे ही देखिए महाप्राण जो होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा व्यंजन। देखते हैं यहाँ पर वर्णमाला में पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों वर्ण होते हैं कौन से? अल्प प्राण होते हैं। मतलब इनमें कम हवा निकलती है। जैसे आप लोग बोलेंगे का, खा, गा, घा, तो जब आप खा और घा को बोलेंगे तो ज़्यादा हवा निकलेगी। बोल के ट्राई करिए तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए खा और गा जो होंगे, 2 और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा, ये हो जाएंगे महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा जो होंगे ये हो जाएंगे अल्प प्राण। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे कुछ और भी व्यंजन होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ का से माँ तक स्पर्श व्यंजन ही पढ़ा है। अब आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये कुछ और भी व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखिए 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। 4 होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। अब यहाँ पे देखिए या का उच्चारण स्थान तालु होता है, रा का दंतमूल होता है, दंत होता है, ला का दंत होता है, और वा का दंतोष्ठ होता है। आगे उच्चारण स्थानों के बारे में अच्छे से फिगर में दिखाएंगे आपको। यहाँ पर बड़ा बड़ा देख लीजिए। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वह ये देख लीजिए कि ये सभी जो यारा लावा होते हैं ये सभी सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण और सघोष ये तो हम पढ़ चुके हैं। सघोष जो होते थे वे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होते थे, और अल्प प्राण जो होते थे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते थे। तो यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं? सघोष और अल्प प्राण। यही कंफ्यूज करता है कि आपको उसमें वर्णों में तो पता रहता है, वर्गों में का वर्ग और चा वर्ग, इन वर्गों में पता रहता है पहला, तीसरा, पांचवा या दूसरा, चौथा वर्ण। लेकिन आपको ये जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं इसमें ये चीज़ें आप लोगों को पता नहीं रहती कि इसमें कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं अंतस्थ, अल्प प्राण, अंतस्थ, अल्प प्राण, और ये अल्प प्राण जो है वह है सघोष के साथ। अब यहाँ पर देखिए और भी पॉइंट है। इसमें या और वा जो होते हैं इनको अर्धस्वर कहते हैं। क्यों इनको अर्धस्वर कहते हैं? क्योंकि यह कभी स्वर की तरह प्रयोग होते हैं, कभी व्यंजन की तरह प्रयोग होते हैं। ध्वनि में जब मतलब इनका प्रयोग किया जाता है तो कभी ये स्वर हो जाते हैं, कभी ये व्यंजन हो जाते हैं। जैसे संधियों में आपने देखा होगा ई का या बन जाना, ऊ का वा बन जाना, तो ऐसे ही इसीलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। रा को लुंठित कहते हैं। क्यों लुंठित कहते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो अग्रभाग होता है वह तालु से लुढ़कते हुए स्पर्श करता है। क्या करता है? जीभ का जो अग्रभाग होगा वह तालु से लुढ़कते हुए स्पर्श करेगा, तो इसीलिए इसको रा को लुंठित कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? या और वा। रा को लुंठित कहते हैं और ला को पार्श्विक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी कंफ्यूज करता है, तो आप लोग याद रखिएगा ला लुंठित नहीं है, ला पार्श्विक होता है और रा लुंठित होता है। तो इसको पार्श्विक क्यों कहते हैं ला को? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होती है उसके जीभ
के पास से हवा उसको बिना छुए उसके बगल से निकल जाती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जीभ के पार्श्व से हवा बिना छुए जीभ को निकल जाती है। तो ये भी देखिए क्लियर हुआ यहाँ से अंतस्थ व्यंजन। अब नेक्स्ट देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, कौन कौन से? सा, सा, हा। अब यहाँ पर देखिए इनका उच्चारण स्थान भी दिया गया है, ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंती सा है, और हा जो होता है स्वरयंत्री होता है, मतलब कंपन से कंठ के भीतर स्थित, तो ये इसके उच्चारण स्थान होते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए ये भी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको 11 लावा में तो बताया गया सभी सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, लेकिन जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इसमें 3 ले लीजिए, तीनों सा जो होते हैं ये अघोष और महाप्राण होते हैं, मतलब अंतस्थ व्यंजन के जस्ट विपरीत अघोष और महाप्राण होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हा को लिया जाए तो हा इनके साथ नहीं आता है, हा बिल्कुल अलग हो जाता है, हा हो जाता है सघोष और महाप्राण, मतलब ये अघोष हुए और ये सघोष हुए। यहाँ पे देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है हा में, क्योंकि हम लोग जैसे ये भी आता हुआ कि कौन सा अघोष सघोष है, तो हम लोग ये ले लेते हैं कि जो अंतस्थ है सघोष और अल्प प्राण, तो उसमें सभी हो जाएंगे अघोष और महाप्राण। लेकिन ये बिल्कुल हा यहाँ पर इनके साथ नहीं आता, ये हो जाता है सघोष और महाप्राण। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखिए 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह होता है कि ये किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त मतलब दो संयुक्त होकर मिलकर बने हुए, तो किन किन वर्णों से बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए छा जो होता है वो का और सा से मिलकर, कौन से? सा से मिलकर बना होता है, ये खटकोड़ा वाला सा से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये याद रखिएगा, छा जो होता है का और सा से मिलकर बना होता है, ता जो होता है ता और रा से मिलकर बना होता है, ज्ञा जो होता है जा और इया से मिलकर बना होता है, स्रा जो होता है सा और रा से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? हलंत लगाने में। हलंत लगाने में बहुत बार जैसे एग्जाम में आ गया, दोनों में हलंत दे दिया या किसी इसमें दे दिया या एक में दे दिया, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर हलंत लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट वाले वर्डों में हलंत लगता है, जैसे का में लगा है, इधर ता में लगा है, जा में लगा है और सा में लगा है। तो ये देखिए यहाँ से संयुक्त व्यंजन भी क्लियर हुए। अब आगे देखेंगे द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अभी ऊपर आपको बताए भी गए थे, डा और ढा जिनके नीचे बिंदु लगी रहती है इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। कैसे प्रयोग में? जैसे ये देखिए डा के नीचे बिंदु लगा है यहाँ पर और ढा के नीचे बिंदु लगा है, तो जो ऐसे बिंदु वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके और फिर झटके के साथ नीचे जाती है। डा ढा, बोलिए इनको, डा ढा। तो क्या होगा, इसमें जो जीभ होती है वह पहले ऊपर उठती है और फिर ऊपर से ऐसे टच करके झटके से नीचे जाती है, तो इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। जैसे हम लोग उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं, डलिया। डलिया जो होगा डालिया, वह ये वाला डा नहीं हो, ये वाला डा नहीं होता, उसमें बिंदु नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर डलिया अलग होता है। और अगर हम लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे सड़क, लिखेंगे या पढ़ेंगे सड़क, तो सड़क में ये वाला डा होता है, द्विगुण व्यंजन वाला डा होता है, सड़क। डलिया डलिया अलग होती है। सड़क को सड़क नहीं बोल सकते, उसको सड़क बोलेंगे, तो इसमें बिंदु लगा होता है और इसमें डलिया में बिंदु नहीं लगा होता। तो सड़क में जो डा का प्रयोग होता है ये द्विगुण व्यंजन होता है। ऐसे ही हम ले लेते हैं पढ़ाई, तो वो पढ़ाई में जैसे आ जाता है, इसमें भी देखिए द्विगुण व्यंजन वाला पढ़ाई आता है। इसको हम लोग ढा ढक्कन नहीं कह सकते, ढा ढक्कन अलग चीज़ होता है और डा डलिया अलग चीज़ होता है। ये द्विगुण व्यंजन वाले डा और ढा ये अलग होते हैं। तो पढ़ाई ढा होता है ये पढ़ाई, इसमें भी द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से देखिए सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे हम देखेंगे फिगर के माध्यम से उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए स्वरों के उच्चारण स्थान भी दिया है और व्यंजनों के उच्चारण स्थान भी दिया है। पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कंठ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो कंठ के अंतर्गत सबसे पहले कंठ होता है, ये देखिए यहाँ पर। तो कंठ में कौन कौन से आते हैं? छोटा आता है, बड़ा आता है और का वर्ग आता है। याद रखिएगा
का वर्ग, का ख गा घा अंगा, का वर्ग लिखा हो मतलब पूरे का वर्ग के वर्ण, का ख गा घा अंगा। तो का वर्ग आता है कंठ में, छोटा बड़ा आता है, आहा आता है और हा आता है। ये हो गए कंठ के। कंठ के बाद जाएंगे तालु में। तो तालु ये यहाँ पर है। तालु में देखिए छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा। याद रखिएगा चा वर्ग में चाचा जाझाइयाँ सभी वर्ण आते हैं। कंठ तालु। तालु के बाद हम जाएंगे मूर्धा पे। ये देखिए यहाँ पे मूर्धा होता है। मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? री आ जाता है, टा वर्ग आ जाता है और ये षटकोड़ा वाला सा आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तालु के बाद आ जाएंगे, सॉरी मूर्धा के बाद आ जाएंगे दंत पे। दंत कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर दंत है। तो दंत में आ जाते हैं ता वर्ग और ये सरौता वाला सा आता है। दंती सा, इसे दंती सा भी बोला जाता है। अब दंत के बाद आ जाएंगे ओष्ठ पे। ओष्ठ कहाँ पर है? देखिए ये यहाँ पर है ओष्ठ। ओष्ठ में आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ और उसके साथ साथ ही आता है पा वर्ग मतलब पाफा बाभा माँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ण दो दो चीज़ों से भी बोले जाते हैं, जैसे नासिका है। नासिका में अंगा, इया, अड़ा, ना, मा सभी लास्ट वाले पांचों वर्ड नासिका भी होते हैं। इसमें देखिए ये होता है अंगा, इया, अड़ा, ना, मा में। जैसे का वर्ग में है, का वर्ग में अंगा आता है तो उसको हम कंठ भी कह सकते हैं और नासिका भी कह सकते हैं। तो अंगा जो होगा वह कंठ में भी है और नासिका में भी है। ऐसे ही देखिए दंत और ओष्ठ। दंत ओष्ठ से कौन से बोला जाता है? वा एक वर्ड है जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। ऐसे ही ओष्ठ और कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से बोले जाते हैं ओष्ठ और कंठ से? ओ, और आ, ये तीनों ओष्ठ और कंठ से संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। ऐसे ही कंठ तालु से ए और ए बोले जाते हैं। याद रखिएगा इनको। ऐसे ही घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे देखिए दंत ओष्ठ से वाह हो ही गया था। तो यहाँ से ये देखिए वर्णों के सभी उच्चारण स्थान क्लियर हुए। इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ से जो आज का वर्णमाला का वीडियो था वह कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णमाला के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि वर्णमाला आपको कितना कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।